जमीन की जंग को लेकर इजराइल और फलस्तीन के बीच पिछले 10 मई से जारी युद्ध जैसे हालात से तो दुनिया वाकिफ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमास की एंट्री कई लोगों के मन में सवाल पैदा करने वाली है कि आखिर दो मुल्कों के झगड़े में 3,500 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका हमास आखिर क्या है? क्या लेना देना है हमास का इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी गतिरोध से? तो हमास के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा मिडिल ईस्ट के इतिहास को और फलस्तीन के भूगोल को। दरअसल एशिया के कोने पर बसा एक छोटा सा देश है फिलिस्तीन। कहा जाता है कि यह नाम फिलिस्तिया का अपभ्रंश है। तकरीबन 3,000 साल पहले फिलिस्तिया 5 शहरों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें शामिल थे गाजा, एस्केलॉन, एशडोड, गाथ और एक्रोन। उस दौर के फिलिस्तिया के शासकों को फिलिस्टाइंस कहा जाता था। बताते हैं कि 12वीं सदी ईसा पूर्व में फिलिस्टाइंस लेवांट में आकर रहने लगे। लेवांट यानी मौजूदा इजराइल, लेबनान और सीरिया का इलाका। फिलिस्टाइंस शरणार्थी थे जो नए घर की तलाश में यहाँ आए थे। आधुनिक इजराइल बनने से पहले जहाँ फिलिस्तीन देश था, उस भूभाग पर कई समूहों का शासन था। इनमें असीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, अरब, इजिप्टियंस शामिल थे। 16वीं सदी की शुरुआत में ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में आया। 1517 से 1917 तक यानी पूरे 300 साल तक ये ऑटोमन एम्पायर का ही अंग रहा। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन्स की हार के बाद अंग्रेजों का फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया। इस दौरान 1917 में ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए वादा किया कि वो फिलिस्तीन में ज्यूइश नेशनल होम के गठन को सपोर्ट करेगा, यानी यहाँ यहूदियों को बसाने में मदद करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1922 में मित्र देशों ने भी फिलिस्तीनी भूभाग पर यहूदी देश की स्थापना के ब्रिटिश वायदे को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी इमिग्रेंट्स फिलिस्तीन आने लगे। अरबों से जमीनें खरीदी गईं, जेविश बसावट घनी होती गई। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया भर के यहूदी यहीं पर क्यों अपना मुल्क बनाने के लिए उतावले हो गए? कहीं और भी अपना देश बना सकते थे। दरअसल सवाल का जवाब छिपा है 1799 की एक घटना में। तब नेपोलियन ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन की जमीन पर जेविश होमलैंड बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद से ही 1882 तक फिलिस्तीन के भीतर एक बड़ा यहूदी समुदाय आकर बस गया। यहूदी इलाके को नाम मिला रिशोन ले जियोन। इसके बाद से ही यहूदी फिलिस्तीनी भूभाग पर अपना देश बनाने के लिए समर्थन जुटाने लगे और फिलिस्तीनी इसका विरोध करने लगे। फिलिस्तीन की ओर से यहूदियों के खिलाफ पहला बड़ा विरोध हुआ 1929 में। इस वक्त तक बड़ी संख्या में यहूदी पलायन करके फिलिस्तीन आने लगे थे, लिहाजा फिलिस्तीनी विरोध ने जोर पकड़ लिया। बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, हिंसा भी हुई। जेरूसलम से करीब 30 किलोमीटर दूर हेब्रोन नाम के शहर में अफवाह फैली कि यहूदी जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस अफवाह के चलते 1 अगस्त 1929 में हेब्रोन शहर में 60 से ज्यादा यहूदी कत्ल कर दिए गए। इधर हिंसा और तनाव बढ़ रहा था। उधर 1935 में ब्रिटेन द्वारा गठित पील कमीशन ने फिलिस्तीन के बंटवारे की मंजूरी दे दी। फिलिस्तीनी प्रतिरोध दबाने के लिए यहूदी संगठनों की तरफ से हिंसा भी की गई। इनमें से एक संगठन था इरगुन, जो फिलिस्तीनियों पर हमले भी करता था और ब्रिटिश फोर्सेस पर भी। 1946 में इसी इरगुन ने जेरूसलम स्थित किंग डेविड होटल में बम फोड़ा था, जिसमें 91 लोग मारे गए थे। इजराइल के आधिकारिक गठन के एक महीने पहले अप्रैल 1948 में इरगुन ने डिर यासीन नाम के शहर में हमला किया। इसमें 254 फलस्तीनी मारे गए। दोनों देशों के बीच इसी तरह की हिंसा कई दशक तक चली और 1987 में इजराइल के खिलाफ फलस्तीनी मौलाना शेख अहम यासीन ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम था हमास, यानी हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिडेंट्स मूवमेंट। हमास ने 1988 में अपना चार्टर जारी किया और अपना मकसद बताया इजराइल का विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की। बहुत बातचीत के बाद 1993 ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, जिसके जरिए फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता दे दी गई। साथ ही साथ गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार बनाने को मंजूरी दे दी गई। ये समझौता इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीनी पक्ष की तरफ से यासिर अराफात ने साइन किया था।
अराफात पीएलओ यानी फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे। पीएलओ फिलिस्तीन की आजादी से जुड़ा सबसे प्रमुख संगठन था। ओस्लो एकॉर्ड से हमास बेहद नाराज था। वो इजराइल के साथ कोई भूभाग बांटना ही नहीं चाहता था। इसी नाराजगी के कारण ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक कर दिया, जिसके बाद से हमास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का बड़ा चेहरा बन गया। 1994 में ओस्लो एकॉर्ड्स के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी गठित हुई। उधर हमास ने इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमले जारी रखे ताकि वो फिलिस्तीनी आबादी का सपोर्ट पा सके और शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सके। 1999 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इजराइल ने भी हमास को खत्म करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। हमास को ईरान जैसे इजराइल विरोधी देशों से फंडिंग मिलने से उसकी ताकत बढ़ती गई। हमास का वजूद और मजबूत हुआ साल 2000 से। जुलाई 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। कहते हैं कि इस वार्ता के दौरान इजराइल ने समूचा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की थी। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ रियायत के लिए तैयार हुए थे, मगर अराफात ने यह ऑफर ठुकरा दिया और वार्ता फेल हो गई, जिसका ठीकरा अमेरिका और इजराइल ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात के सिर फोड़ा। दरअसल अराफात की दलील थी वेस्ट बैंक और गाजा दोनों फिलिस्तीनी इलाके हैं। वेस्ट बैंक को समूचा न लौटाकर इजराइल कोई उदारता नहीं दिखा रहा था, ना ही जेरूसलम पर फिलिस्तीन को कंसेशन देना ही उदारता थी। 1967 के युद्ध में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। वेस्ट जेरूसलम पहले से ही उसके कंट्रोल में था, मतलब पूरा जेरूसलम ही इजराइल के पास आ गया। उसने वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीनी इलाके हैं। इन पर इजराइल का कब्जा अवैध माना जाता है। ऊपर से इजराइल ने जेरूसलम के जिन 3 गांवों को लौटाने का वादा किया था, उससे भी वो मुकर गया। इससे बिगड़े माहौल में सितंबर 2000 में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट पहुंचे, ताकि इस विवादित परिसर पर इजराइल के दावे का प्रदर्शन किया जा सके। इसने हिंसा भड़का दी, जिसकी कमान थामी हमास ने। हमास ने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए। इजराइल और हमास दोनों पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया। अप्रैल 2001 में हमास ने इजराइल पर पहला रॉकेट अटैक किया। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह पीए का चेहरा बने महमूद अब्बास, जिनकी ज्यादा स्वीकार्यता नहीं थी, लिहाजा हमास का कद और बढ़ा। 2006 में पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की सीटों के लिए चुनाव हुए, यानी गाजा और वेस्ट बैंक के अंतरिम प्रशासन के चुनाव। इसमें हमास को बहुमत मिला। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा हो गया। इस जीत ने हमास और पीए के बीच की दरार को खाई बना दिया। पीए के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, क्योंकि वो इजराइल से डील का पक्षधर है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पीए के फतह यानी वहां के राजनीतिक समूह को मोटा फंड देती है। यही फंड पीए को अव्वल दर्जे का भ्रष्ट बना चुका है। पीए वेस्ट बैंक पर कब्जा खोना नहीं चाहती है, लिहाजा उसने हमास को धकेल दिया गाजा पट्टी में। अब अपरोक्ष रूप से वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल हो गया और गाजा पर हमास का, यानी अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी का नेतृत्व करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई संगठित अथॉरिटी नहीं बची। पीएलओ में इस फूट के चलते 2006 के बाद फिलिस्तीन में कोई चुनाव ही नहीं हुआ। हमास और फतह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब फिलिस्तीनी राजनीतिक समूह यानी फतह, पीए और हमास तीनों फिलिस्तीनियों के हितैषी बनते हैं। एक बार फिर हमास और इजराइल में जंग छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस जंग में गाजा को हो रहा जान माल का नुकसान इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हमला शुरू करने के पहले हमास को इसका आभास ना रहा हो, फिर भी उसने हमला किया, क्योंकि उसके ज्यादातर मददगार उसका साथ छोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग थलग होने के कारण 2007 से हमास के कंट्रोल वाला गाजा भी बुरे हाल में है। पूरी फिलिस्तीनी आबादी का प्रतिनिधि कहलाने के लिए उसे वेस्ट बैंक का भी कंट्रोल चाहिए। पीए और इजराइल हमास की इस मंशा की राह में बड़े रोड़े हैं। इस बार इजराइल पर बरसते हमास के रॉकेट्स उसकी उस उम्मीद की निशानी है कि शायद ऐसा करने पर वो खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके।